तो लाइफ इंश्योरेंस और हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस को समझने की जरूरत है। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस एक एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, जहां पे जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक प्रीमियम लेती है एक पर्सन से जो इंश्योरेंस करवाता है अपना, और उसके बदले में उसको एक गारंटी देती है। उस गारंटी में होता है कि अगर तो जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो कि एप्लीकेंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इन सारे केसेस के अंदर वो कंपनी उनको एक अच्छा अमाउंट पे करेगी, ताकि उस इंश्योर्ड पर्सन की जो भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैं, जो भी उसकी आर्थिक परेशानियां हैं, अगर वो जिंदा नहीं रहते हैं या फिर वो काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो उनकी फैमिली कैसे जिएगी, वो जो आर्थिक परेशानियां, वो सारी परेशानियां दूर हो सके। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रेमाइस है, ये लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक फंडा है कि लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट क्यों किया गया। पर धीरे धीरे तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के केस में जो भी आपके नॉमिनी होंगे, जो भी आपके डिपेंडेंट होंगे, उनको एक बड़ा सा सम मिल जाएगा, और उसको बोलते हैं टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस। और टर्म प्लान मतलब बेसिकली आज की तारीख में मार्केट में जितने भी इंश्योरेंसेस अवेलेबल है, उसमें सबसे चीप तरीका है एक बहुत बड़ा सा सम एश्योर करवाने का। उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। बट धीरे धीरे फिर लाइफ इंश्योरेंस इवॉल्व किया, और लाइफ इंश्योरेंस इवॉल्व करके लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कंपनीज ने और भी चीजें लॉन्च की, जैसे एंडाउमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मनी बैक पॉलिसी। ये सब पॉलिसीज क्या है कि टर्म प्लान के अंदर लोगों को लगता था कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, हम अपना पैसा दे रहे हैं, और हम अगर नहीं मरे, क्योंकि पहले टर्म प्लान केवल 60 साल तक के हुआ करते थे, तो अगर तो उनको डर रहता था कि अगर 60 साल की उम्र तक अगर हम नहीं मरे, तो जितना भी पैसा हमने दिया, जो कि अपनी हार्ड सेविंग से अर्न करके जितना भी पैसा हमने इसमें लगाया, वो सारा पैसा तो हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें से तो हमें वापस कुछ नहीं मिलना। तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स है, कि जहां पे आप इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, साथ साथ आप एक इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है आपको, और उससे आप अपने पैसे को बढ़ा पा रहे हैं, ताकि लोग उन प्लान्स की तरफ अट्रैक्ट हो, और साथ ही साथ उनका इंश्योरेंस भी हो जाए। तो ऐसे कुछ पॉलिसी, ऐसे कुछ प्लान है। एंडाउमेंट पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी बेसिकली जैसे टर्म प्लान की तरह डेथ बेनिफिट मिलता है आपको, पर साथ ही साथ जैसे मेच्योर हो जाती है पॉलिसी, तो एक लमसम अमाउंट मिलता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इन्वेस्टमेंट प्लान्स में रिटायरमेंट प्लान्स हैं, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स है, यूलिप्स हैं। ये क्या प्लान्स हैं? ये ऐसे प्लान्स हैं जिसमें आप अपना पैसा डालते हैं, तो ना केवल आप इंश्योर होते हैं, आप डेथ के अगेंस्ट इंश्योर होते हैं, बट साथ ही साथ आप जो पैसा डालते हैं, उस पैसे को इंश्योरेंस कंपनीज आगे इन्वेस्ट करती है, और उनसे जो पैसा बनता है, उसमें से एक पोर्शन, एक प्रॉफिट वाला पार्ट आपको भी देती है रिटर्न की फॉर्म में। तो रिटायरमेंट में वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उस बच्चे को मिलता है। ठीक है। यूलिप्स के अंदर आप ही को मिलता है एक पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद। मनी बैक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है कि जो अकेली ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर जब पॉलिसी आपकी चल रही हो रही होती है, यूजली क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है इंश्योरेंस के, उसके अंदर आपकी जो मेच्योरिटी होने के बाद में आपको वो पैसा मिलता है। मनी बैक पॉलिसी अकेली एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर जब आपकी पॉलिसी चल रही होती है, उसी समय आपको पैसा वापस मिल रहा होता है उस पॉलिसी के ड्यूरेशन में। पर साथ ही साथ ये सबसे महंगा भी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 चीजें हैं। कभी भी आपका कस्टमर जब आपसे इंटरेक्ट करता है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि उस कस्टमर का डर क्या है। क्या उसका डर मौत है? तो टर्म प्लान। अगर उसका डर है कि मौत, तो चलो ठीक है, मौत पे तो पैसा मिलेगा, पर साथ ही साथ अगर मौत नहीं हुई तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है इन्वेस्टमेंट प्लान्स या फिर एंडाउमेंट पॉलिसी, जहां पे डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है और साथ ही साथ उसका पैसा बढ़ भी रहा है आगे। तो जैसे आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमर को पिच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और टर्म प्लान के बारे में बात करते हैं। तो मेजरली हम इसमें टर्म, एंडाउमेंट, इन्वेस्टमेंट और मनी बैक में हम बात कर रहे होंगे टर्म और इन्वेस्टमेंट प्लान की, क्योंकि यही 2 चीजें जो सबसे ज्यादा चलती हैं, तो इसलिए हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले टर्म प्लान। तो टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान ना बहुत ही सिंपल है कि एक पर्सन जो टर्म प्लान लेता है, वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए, 10 साल के लिए वो डिसाइड करता है कि मैं एक्स अमाउंट, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए हर साल का इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा, और उसके बदले में
इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अगर मैं मान लीजिए अगर 10 साल तक अगर मैं 20,000 रुपए भी देता हूं तो मैंने टोटल 2 लाख रुपए दिए, और उसके बदले में अगर तो मैं मर जाता हूं तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 50 लाख देगी। तो 2 लाख के बदले में 50 लाख, तो आप समझ सकते हैं कि जो अपसाइड है, जो बहुत ही कम अमाउंट देके हम एक बहुत ही बड़ा सम एश्योर करवा सकते हैं। तो वो बेनिफिट मिलता है आपको टर्म लाइफ में। और टर्म लाइफ का एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है टर्म लाइफ के बारे में, वो ये है कि टर्म लाइफ में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, आपको कोई मेच्योरिटी के बाद में पैसा वापस नहीं मिलता है, ठीक है। अगर तो आपकी डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा, अगर आपकी डेथ नहीं हुई तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट वहां पे खत्म हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। अनटिल अनलेस आप टर्म प्लान के अंदर ही एक अलग टाइप का टर्म प्लान होता है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वो लें जिसके अंदर आपको प्रीमियम पे रिटर्न मिलता है। बट टर्म प्लान बहुत ही सिंपल है, आपने पैसा दिया, अगर आप मर गए तो आपकी फैमिली को या आपके डिपेंडेंट को जो भी सम एश्योर्ड है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो मिल जाएगा। और टर्म प्लान जो है, टर्म प्लान इज द चीपेस्ट इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल इन द मार्केट। सो सबसे सस्ता प्लान अवेलेबल मार्केट में है, जिससे कि आप अपने बहुत बड़े से फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फायदे क्या हैं टर्म प्लान के? एक तो आपका फाइनेंशियल रिस्क कवर होता है आपकी डेथ के अगेंस्ट में। दूसरा, सबसे सस्ता तरीका है एक सब्सटेंशियल डेथ बेनिफिट लेने के लिए। तीसरा, कि अगर तो आपने मान लीजिए लोन ले रखा है, सबसे बड़ा यूज केस यही होता है कि आपके कस्टमर ने, आपके क्लाइंट ने एक बहुत बड़ा सा लोन ले रखा है और उसको डर है कि मैं मर गया तो उस लोन को चुकाएगा कौन, क्या मेरा बेटा चुकाएगा? तो फिर वो लोन की सिक्योरिटी जो है वो टर्म प्लान से आती है कि अगर तो आपकी डेथ हो गई तो आपका जो भी लोन है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जो भी लोग बड़े लोन या बड़े डेट लेके बैठे हैं, उनको सजेस्ट करना बहुत जरूरी है कि वो टर्म प्लान ले, ताकि उस लोन के अगेंस्ट उनको सिक्योरिटी मिल जाए। और चौथी चीज कि सेक्शन 80C के अंदर जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनको टैक्स रिबेट मिलता है, जितना भी अमाउंट टर्म बेसिकली प्लान लेने में लगाते हैं वो अमाउंट का उनको टैक्स रिबेट मिल जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो टर्म प्लान जरूरी क्यों है? तो अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी के अंदर क्या फाइनेंशियल रिस्क है। एक इंसान, एक आम आदमी, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में सोचिए, जो ब्रेड विनर है मिडिल क्लास फैमिली का, एक आम आदमी जो पैसे कमा रहा है, जो जॉब कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वो 20 से 25 हजार की जॉब कर रहा हो सकता है वो 50 हजार की जॉब कर रहा हो सकता है 80 हजार की जॉब कर रहा है। अगर वो अकेला मेंबर है, घर का अर्निंग मेंबर, तो उसकी जिंदगी में रिस्क क्या है? ठीक है, पैसे तो वो कमा रहा है, या तो उसकी नौकरी चली जाए, ठीक है, एक तो वो रिस्क है, उस रिस्क का तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। पर अगर वो नौकरी कर रहा है, ठीक है, पर नौकरी करते करते वो बीमार हो जाता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक ब्रेड विनर जो है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है लाइफ में कि वो सेव करके, वो अगर 10 साल भी सेविंग करेगा तो 5 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सेव कर पाएगा। पर आप ये सोचिए कि उस 10 लाख, अगर उसके सारे के सारे 10 लाख रुपए अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके खर्चे में निकल जाता है, तो उसकी सेविंग्स क्या रही? कुछ भी नहीं रही, 10 साल की पूरी मेहनत पानी में चली गई। अगर तो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में कमाने वाला कौन बचेगा? गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि एक पेंशन आती रहेगी या फिर बेटे को नौकरी दे दी जाएगी, प्राइवेट कंपनीज ऐसा करती ही नहीं है। तो फिर उसकी जिंदगी में या उसकी फैमिली, जो फैमिली बच गई, उनकी फैमिली को क्या मिलेगा? उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? ठीक है, तो यही दो बड़े रिस्क है। हेल्थ का रिस्क है कि अगर तो मेरी हेल्थ खराब हो गई तो उस पर खर्चा हो जाएगा। दूसरा रिस्क है, अगर मर गया तो मेरी फैमिली को कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो जो हेल्थ वाला रिस्क है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आता है, और जो डेथ का रिस्क है उसके लिए टर्म इंश्योरेंस आता है, टर्म प्लान आता है। तो ये रिस्क कितने बड़े हैं ये देखने वाली चीज है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सीडेंट्स की बात करूं मैं, तो 2019 में 5 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। बीमारियों की बात करूं, हर साल 4 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, 4 करोड़ लोग। सोच रहे हैं आप, 4 करोड़ लोग छोटा नहीं होता है। डेथ की बात करूं मैं तो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरते हैं, जिसमें से 70 से 75% लोग बीमारियों से मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का एक छोटा सा ग्राफ दिखा रखा है आपको। सबसे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में कौन सी एज में मरते हैं? 18 से 35 की उम्र। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिस्क है, ये रिस्क बहुत ही बड़ा रिस्क है, सब्सटेंशियल रिस्क है, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरे को क्या होना है, तो उनको ये नंबर बताओ कि कैसे क्या नहीं होना है, ठीक है। कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो जाए, ठीक है। क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में कि मेरे को क्या ही होगा?
तो उनको ये नंबर दिखाएंगे तो मेरे को लगता है कि उनको समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, अब इन रिस्क को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, मतलब अगर कोई एक आम आदमी आपसे पूछे, सलाह मांगे कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर ये रिस्क हैं, आपने बताया उनको कि आप अपने क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट को आपने एग्जैक्टली यही चीज बोली कि आपकी जिंदगी में 2 रिस्क है, ठीक है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब क्लाइंट का आया कि भाई मैं अपनी जिंदगी में रिस्क को प्रायोरिटाइज कैसे करूं, तो उसको बताइए कि सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जैसे आप जी रहे हैं और आप बेसिकली बीमारी हो जाती है, घर में बीमारी हो जाती है, आपको बीमारी हो जाती है और कोई 50 तरीके के खर्चे आ जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। उसके बाद में वो अपनी डेथ का जो इम्पैक्ट है उनकी फैमिली पे उसको प्रोटेक्ट करें, उसके बाद में वो टर्म इंश्योरेंस करवाएं और उसके बाद में अगर पैसे बचते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट का सोचे, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में कहीं पे भी इन्वेस्ट करना, ताकि पैसे से पैसा बनाए। अगर वो सारा पैसा पैसे से पैसा बनाने में डाल देंगे, ठीक है, तो जितना पैसा बनेगा नहीं उससे ज्यादा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने पे अपना इलाज करवाने में लग जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है फिर तो जो पैसा डाल रखा है वो पैसा किस काम का है। ठीक है, जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है उससे इतना पैसा नहीं बनेगा जितना पैसा आपको टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न में मिलता है। 2 लाख से कभी 50 लाख बनते देखा है, 2 लाख से 50 लाख बनते हुए जिंदगी बीत जाती है। अगर तो नेक्स्ट ईयर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इमीडिएटली आपकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इतना बेनिफिट कहीं नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। टर्म इंश्योरेंस जैसे कि मैंने बताया कि चीपेस्ट इंश्योरेंस प्लान है। 10,000 पर ईयर का प्रीमियम देके आप 1 करोड़ तक का सम एश्योर करवा सकते हैं। और ये ऑब्वियसली एज पे डिपेंड करता है प्रीमियम कितना आएगा, प्रीमियम के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरी चीज कि अगर तो 3 डिफरेंट प्लान की बात की जाए तो टर्म प्लान में 10 से 15,000 रुपए, ठीक है, 60 साल तक की पॉलिसी पीरियड के लिए लगते हैं। ठीक है, वहीं पे रिटायरमेंट प्लान में 50,000 रुपए देने पड़ जाते हैं और यूलिप प्लान के अंदर वहीं पे 1 लाख रुपए पर साल देने पड़ जाते हैं, सेम सम एश्योर करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं टर्म प्लान बहुत ही चीप है रिलेटिवली वो सारे जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 3 टाइप के टर्म प्लान होते हैं, प्योर लाइफ कवर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इनकम रिप्लेसमेंट। इसमें से 2 तो मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। प्योर लाइफ कवर बेसिकली बहुत ही सिंपल है, बेसिक टर्म प्लान है जिसके अंदर अगर तो आप एक प्रीमियम दे रहे हैं तो और एक पॉलिसी पीरियड आपने सेलेक्ट किया और उस पॉलिसी पीरियड में आपकी डेथ हो गई तो वो जो प्रीमियम है वो प्रीमियम वो जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को, आपके डिपेंडेंट को मिल जाए। दूसरा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कुछ लोगों का कंसर्न हो सकता है कि अच्छा अगर तो मैं नहीं मरा तो क्या मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। जी हाँ, प्योर लाइफ कवर में वो जो अगर आप नहीं मरते हैं तो आपका जितना भी पैसा जो भी प्रीमियम आपने दिया वो प्रीमियम आपके हाथ में नहीं आएगा। पर उसके लिए एक दूसरा प्लान है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर अगर आप नहीं मरते हैं तो आपको पॉलिसी पीरियड खत्म होने पे जितना आपने प्रीमियम दिया है वो सारा प्रीमियम वापस मिल जाता है जीएसटी हटा के। तीसरा है इनकम रिप्लेसमेंट कि अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे ही आपकी डेथ हो सारा का सारा पैसा ना मिले आपके फैमिली को, उसका कुछ पोर्शन मिल जाए, 20% मिल जाए और उसके बाद में हर महीने मिलते रहे ताकि एक इनकम की तरह हर महीने उनके अकाउंट में आते रहे और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाए, तो उसको बोलते हैं इनकम रिप्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं, जल्दी से मैं कवर करता हूं टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स को। तो टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स में बेसिकली एंट्री एज 28 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। डेथ बेनिफिट्स, ठीक है, अगर तो जितना भी आपका सम एश्योर्ड है और पॉलिसी टेन्योर खत्म नहीं हुआ है तो आपको जितना भी सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है डेथ पे। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 180 के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी एज 60 साल से 85 साल तक रेंज कर सकती है, पर अगर आप होल लाइफ कवर लेते हैं तो आपको 100 साल तक की एज भी मिल सकती है मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी बेनिफिट, कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाते आप टर्म प्लान में, उसके लिए बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। पॉलिसी एंड टेन्योर, तो फ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म्स होती हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स होती हैं, वो आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको कैसे जाना है। और राइडर्स, बहुत सारे राइडर्स अवेलेबल रहते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर, जिसके अंदर आप अगर एक्सीडेंटल डेथ के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस की, भाई आपको अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई है, आपकी डेथ नहीं हुई है, तब भी आपको पैसा मिल जाए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो खाली ये नहीं है, राइडर की फॉर्म में ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि आपको अगर ऐसी बीमारी हो गई है जिसके बाद में आप काम करने लायक ही नहीं बचे तो फिर उस बीमारी के इलाज में भी खर्चा जाएगा, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आपने ये ले रखा है राइडर, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक लमसम बड़ा सा अमाउंट आपके इलाज के लिए दे देती है।
एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी प्रीमियम वेवर, अगर आप काम करने लायक नहीं बचे तो आपकी जिंदगी के आगे के सारे प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनी माफ कर देती है और आपका टर्म इंश्योरेंस तब भी वैलिड रहता है। फैक्टर्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे, मतलब आप लोग समझ जाएंगे इस चीज को, बहुत ही सिंपल है। सम अश्योर्ड, जितना ज्यादा आप सम लेंगे, ठीक है, जितना 1 करोड़ का पॉलिसी करवाएंगे तो प्रीमियम जितना आएगा, वर्सेस 2 करोड़ की पॉलिसी करवाएंगे प्रीमियम जितना आएगा, 2 करोड़ की पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा आएगा। एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता है। 28 की एज में अगर प्रीमियम 10,000 रुपए आता है तो वहीं पे 38 की एज में वही प्रीमियम बढ़ के 20,000 रुपए हो जाता है। पेमेंट एंड पॉलिसी टर्म, पेमेंट और पॉलिसी टर्म के अंदर फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। आप 1 टाइम पेमेंट, 5 साल तक पेमेंट, 10 साल तक पेमेंट, पूरी लाइफ पेमेंट, ठीक है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी भी 60 साल से लेकर 85 साल तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मोकर, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी डेथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए आपको प्रीमियम ज्यादा आता है। जेंडर, तो जो औरतें होती हैं उनका प्रीमियम रिलेटिवली कम आता है एज कम्पेयर टू आदमियों का प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रोवाइडर, कौन सा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है, ठीक है। प्रॉब्ली HDFC, हो सकता है HDFC का जो प्रीमियम है वो ICICI के प्रीमियम से ज्यादा हो सकता है ICICI का प्रीमियम HDFC के प्रीमियम से ज्यादा हो, ठीक है। तो वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है, पॉलिसी टू पॉलिसी देखना पड़ेगा। एक्सक्लूजन्स, ये बहुत जरूरी चीज है, ये सब आप सब लोग नोट कीजिए कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। कल को ऐसा हो कि आपके कस्टमर पूछे कि भाई मेरे को ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी ऐसी डेथ्स है जो कि कवर नहीं होती है टर्म प्लान में, तो वो सारी डेथ ये है कि अगर तो आपके जो कस्टमर के नॉमिनी है उन्होंने ही मर्डर कर दिया पैसे लेने के चक्कर में, या फिर नेचुरल डिजास्टर में डेथ हो गई, या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आपकी डेथ हो जाती है और वो डिस्क्लोज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज वो है कि वो डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है। सुसाइडल डेथ, पहले 24 महीने तक, 12 महीने तक कोई सुसाइडल डेथ कवर नहीं होती है, पर 12 महीने के बाद में सारी सुसाइडल डेथ्स कवर होती हैं। अगर आप हजार्डस एक्टिविटी में लाइक वाटर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं और उसमें बेसिकली अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है पहले से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देने वाली चीज है कि डिक्लेयर करने के बाद में ये सब चीजें कवर्ड होती हैं, पर अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और फिर ये हो जाता है तो फिर आपकी डेथ को कंसिडर नहीं किया जाता है। आपको एक्चुअली कस्टमर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझाना कि जो भी सिचुएशन है वो क्लियरली डिक्लेयर करे कि भाई मैं सिगरेट लेता हूँ, या फिर मैं वाटर स्पोर्ट्स करता हूँ, या मैं बंजी जंपिंग करता हूँ, ताकि अगर डिक्लेयर्ड होंगी तो वो सारी चीजें अंडर राइटिंग में चली जाएंगी और फिर वो कंसिडर होंगी। आपके प्रीमियम पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, पर वो प्रीमियम बढ़ने से फायदा ये है कि एक्सक्लूजन्स में नहीं जाएंगी ये चीजें, और जब आप मरेंगे तो ये आपको एक्चुअली इसका क्लेम मिलेगा। पर अगर तो आपने वो चीज डिक्लेयर नहीं की है तो फिर क्लेम आपका अटक जाए, तो कौन सी बड़ी नुकसान वाली चीज है कि आपने पूरा पैसा भी दिया और क्लेम भी नहीं मिला, ये तो मतलब काफी बेवकूफी वाली चीज हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पे क्लियरली डिक्लेयर किया जाए। कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो भी डिक्लेयर करनी चाहिए, या HIV एड्स का हमने राइडर नहीं ले रखा है और फिर उससे डेथ हो जाती है तो वो, तो सारी चीजें जो मैंने बताया आपको एक्सक्लूजन्स में, अपार्ट फ्रॉम पहला एक्सक्लूजन कि नॉमिनी की वजह, नॉमिनी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें किसी ना किसी फॉर्म में कवर हो सकती है, बस आपके कस्टमर को वो या तो डिक्लेयर करके हो सकती है, या एक्स्ट्रा पैसे देके हो सकती है, या राइडर लेके हो सकती है, तो वो सारी चीजें आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है टर्म इंश्योरेंस की? तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो टर्म इंश्योरेंस की है वो ये है कि एज के साथ में आपका प्रीमियम बढ़ते जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी आपके कस्टमर को आपको समझाना कि जल्दी से जल्दी वो टर्म इंश्योरेंस ले, ठीक है। दूसरी चीज है कि टर्म इंश्योरेंस में कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, और तीसरी चीज है कि कोई लोन वैल्यू नहीं है, टर्म इंश्योरेंस पे कोई लोन नहीं मिलता है। जैसे यूजली जो बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उस पर लोन ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस के बेसिस पे कोई लोन नहीं मिलता है। फिर एक नया सेक्शन कवर करने वाले हैं हम, जो लोग पहले हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने ये चीज तो कवर की थी, देखा ही था, पर एक नया सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं जल्दी से, ठीक है। वो है कि कैसे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं टर्म इंश्योरेंस के, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत ही क्विकली आप नोट कीजिएगा इन सारी चीजों को। तो UW का मतलब है अंडर राइटिंग, कि कैसे इंश्योरेंस कंपनीज अंडर राइटिंग करती है। एक चीज आप नोट कीजिए कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो लोन की तरह है, आप कोई गारंटी नहीं आपको आपके क्लाइंट को टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, मैं आपको बहुत ही अपफ्रंट बता रहा हूं, ठीक है। बाकी कंपनीज आपको नहीं बताएंगी शायद ये चीज, ठीक है, पर वो फिर आपके साथ गलत कर रही है। आपको ये बताना बहुत ही जरूरी लगता है मेरे को कि टर्म इंश्योरेंस लोन की तरह है,
कोई गारंटी नहीं है कि जिसका आपने टर्म इंश्योरेंस अप्लाई किया उसको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में फिर अंडरराइटिंग होती है, जैसे कि लोन में अंडरराइटिंग होती है, कंपनीज डॉक्यूमेंट्स लेती है और डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, मेडिकल करवाती है, और वो सब करने के बाद में डिसाइड करती है कि आपके कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अंडरराइटिंग में इंपॉर्टेंट है। एज है, एजुकेशन है, इनकम है, लोकेशन है। तो अलग अलग एज बैंड के लिए अलग अलग अंडरराइटिंग क्राइटेरियाज होते हैं। एजुकेशन, यूजली ग्रेजुएट या फिर ऊपर के लोगों को बहुत ही अच्छी पॉलिसीज मिलते हैं टर्म में, ठीक है। जो ग्रेजुएट नहीं है उनका सम अश्योर्ड भी कम रह जाता है, 50 लाख तक ही रह जाता है, और उनकी पॉलिसीज भी उतनी अच्छी नहीं होती है। इनकम, ठीक है, अगर तो आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली एक तो सम अश्योर्ड ज्यादा करवा सकते हैं, दूसरा आपको लुक्रेटिव पॉलिसीज मिलती हैं, ठीक है। अगर तो उससे कम कमाते हैं, ठीक है, तो आपको रिलेटिवली डिफरेंट पॉलिसीज मिलती हैं। लोकेशन जो है, अगर आप नेगेटिव एरिया में बिलोंग करते हैं तो आपको कम सम अश्योर्ड मिलेगा, पर अगर आप नॉन नेगेटिव लोकेशन में हैं तो आपका सम अश्योर्ड ज्यादा होगा। ये एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आईसीआईसीआई का, कोटक का और मैक्स का। आईसीआईसीआई, कोटक और मैक्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में, ठीक है, ये वो पॉलिसीज हैं जो कि काफी ज्यादा चल रही है और काफी अच्छी पॉलिसीज हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 18 से 35 की उम्र में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये मल्टीप्लायर की टेबल है। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि आपके कस्टमर को कितना मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है या टर्म इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड हो सकता है, वो मैक्सिमम कितना होगा, वो होता है आपके कस्टमर की इनकम। इनकम मतलब अगर आपका कस्टमर एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है तो वो 10 लाख रुपए के से कैलकुलेट होगी कि उसको कितना मैक्सिमम मिल सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कस्टमर मान लीजिए 41 से 45 साल की उम्र तक का है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीप्लायर, जो फैक्टर लिखा है, वो फैक्टर है 15 का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, कोटक में 20 का, मैक्स लाइफ में 15 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो साल में 10 लाख रुपए कमाता है तो 10 लाख रुपए इंटू 15 मतलब 1.5 करोड़ रुपए। तो आपके कस्टमर को जो कि 41 से 45 की एज में है और वो 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो वो मैक्सिमम कितना सम अश्योर करवा सकता है? 1.5 करोड़ रुपए। वहीं पे अगर वो कोटक का लेता है तो मैक्सिमम कितना सम अश्योर करवा सकता है? 2 करोड़ रुपए, क्योंकि 20 गुना में 10 लाख। मैक्स लाइफ का करवाता है तो 15 गुना में 10 लाख, 1.5 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से इस टेबल को यूज किया जा सकता है ये देखने के लिए कि मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना होगा आपके क्लाइंट का। उसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं समझ सकता हूँ, पर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो तीनों ही कंपनीज की बात करते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक एंड मैक्स। तो पहली चीज है प्रोफाइल। एक कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, कौन कौन से प्रोफाइल्स को ये टर्म प्लान देती है ये कंपनीज, वो देखने वाली चीज है। तो प्रोफाइल में सारे सैलरीड लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिनका खुद का बिजनेस है, प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, ये सब लोग, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हाउसवाइफ को भी मिलता है अगर उसके हस्बैंड वर्किंग और हस्बैंड ने ले रखा है तो, और फार्मर्स को भी मिल सकता है, ठीक है। तो फार्मर्स को अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, अब आईटीआर भरना पड़ेगा। कोटक में सैलरीड को मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता है, प्रोफेशनल को मिलता है, साथ ही साथ एजुकेशन लोन अगर किसी स्टूडेंट ने ले रखा है तो उसको भी मिल जाता है। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है एजुकेशन लोन वाला और बोलता है कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस करवाना है, 18 से 30 साल के अंदर अगर वो है आपका स्टूडेंट, तो फिर आप उसको टर्म इंश्योरेंस कोटक का दे सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्टूडेंट को नहीं करता है। उसके बाद मैक्स सैलरीड प्रोफेशनल्स को करता है, आपके सेल्फ एम्प्लॉयड को करता है, हाउसवाइफ को करता है। हाउसवाइफ को तभी करता है अगेन अगर कोटक का ही टर्म इंश्योरेंस हस्बैंड ने ले रखा हो। एजुकेशन से क्या फर्क पड़ता है? तो अगर तो जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्रेजुएट हैं और आप ग्रेजुएट से ज्यादा हैं तो आपको जो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए मिनिमम इनकम चाहिए 2.5 लाख चाहिए। मतलब अगर 2.5 लाख से आपकी इनकम कम होगी तो फिर आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और 2.5 लाख चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट से कम है तो जो मिनिमम इनकम चाहिए वो 5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, क्यों होता है ये? क्यों ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट से इतना फर्क पड़ जाता है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का मानना है कि जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो कि पढ़ लेते हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके पैसे कमाने का, इनकम कमाने का ऑप्शन उनके पास ज्यादा रहता है,
वो ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, उनके पास पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो प्रीमियम को लंबे टाइम तक भर पाएंगे। तो इसलिए हाई अमाउंट का हम उनको टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं, या फिर उनको टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं ताकि वो रेगुलर प्रीमियम दे पाए और फायदा उठा पाए। तीसरी चीज है अर्न्ड एनुअल इनकम, कि कितनी इनकम चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। तो सैलरीड के केस में, तो ये हम बात कर रहे हैं केवल ग्रेजुएट प्रोफाइल्स की, ठीक है। जो ऊपर हमने बताया कि ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट में कितना फर्क पड़ जाता है, पर जो अर्न्ड एनुअल इनकम है उसमें हम बात कर रहे हैं केवल और केवल ग्रेजुएट प्रोफाइल की। अगर तो सैलरीड है कोई पर्सन, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से करवा रहा है, तो उसको 2.5 लाख की बेसिकली सैलरीड में 2.5 लाख की वो चाहिए उसको, और 5 लाख मिनिमम इनकम होनी चाहिए अगर तो ग्रेजुएट नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ग्रेजुएट है तो 5 लाख की इनकम चाहिए मिनिमम, सालाना इनकम की बात कर रहे हैं हम, ये सालाना, मंथली इनकम नहीं है ये। और 10 लाख की इनकम चाहिए अगर ग्रेजुएट नहीं है तो। वहीं पे कोटक के अंदर 3 लाख की चाहिए, ठीक है, मिनिमम इनकम अगर तो इंडियन है, और अगर तो और बेसिकली ग्रेजुएट है और 30 साल से कम उम्र है, तो जो मिनिमम इनकम चाहिए वो 2 लाख चाहिए। आप देख सकते हैं कोटक एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसके अंदर अगर आप ग्रेजुएट हैं और 30 साल से कम उम्र है, तो आपको मिनिमम इनकम केवल 2 लाख रुपए चाहिए। अगर किसी बंदे की 2 लाख की इनकम है सालाना, या आईटीआर 2 लाख रुपए का दिखाता है कोई बंदा, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं कहीं पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड में 5 लाख से कम नहीं है। मतलब अगर कोई बिजनेस करता है और किसी कोई 5 लाख से कम की आईटीआर भरता है, तो उसको कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं देगा, कोई कंपनी नहीं देगी, कोटक देगी। क्योंकि कोटक 3 लाख तक बेसिकली, अगर तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 3 लाख तक, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेजुएट और 30 साल से कम उम्र है तो 2 लाख का क्राइटेरिया है। केवल 2 लाख आपको आईटीआर में दिखाने हैं, और 2 लाख की आईटीआर तो हर कोई दिखाता है, तो 5 लाख का क्राइटेरिया नहीं है वहां पे, केवल और केवल कोटक करती है। तो ये आप नोट करके रख लीजिए कौन सी प्रोफाइल अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो जो चीजें हमने ऊपर लिखी प्रोफाइल में, उसके अलावा जो भी प्रोफाइल्स है वो सारी अलाउड नहीं है, तो ये नीचे डिटेल में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्या बेसिकली प्रोसेस क्या होता है एक टर्म इंश्योरेंस लेने का? प्रोसेस होता है आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने पहले ही बोला था टर्म इंश्योरेंस इज लाइक लोन, ठीक है। आप टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं अपने कस्टमर के लिए, उस कस्टमर की लिमिट देखी जाती है, उसकी बेसिक प्रोफाइल देखी जाती है, वही चारों पैरामीटर्स देखे जाते हैं, एज क्या है, इनकम कितनी है, ठीक है, कस्टमर की, ठीक है, उससे एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, ग्रेजुएट है कि नहीं है उससे एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, लोकेशन क्या है उससे एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, और वो जो एलिजिबिलिटी निकल के आती है उस एलिजिबिलिटी से देखा जाता है कि क्या मेडिकल चाहिए। क्योंकि आप इस चीज को ऐसे देखिए कि अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करूं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 50 लाख तक के टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई मेडिकल नहीं करवाता है। 50 लाख से 1.5 करोड़ की तक के लिए वो टेलीमेडिकल करवाता है। लेट्स एक एग्जांपल ले रहा हूँ। टेलीमेडिकल का मतलब है फोन करके बेसिकली क्लाइंट से बात करते हैं कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, वो पूछते हैं, और उसके ऊपर नेसेसरी मैंडेटरीली फिजिकल मेडिकल चेकअप होता है। तो ये सारी चीजें, सो अब आपको देखना है कि तो नॉन मेडिकल लिमिट में आता है कि मेडिकल लिमिट में आता है, ये टेलीमेडिकल लिमिट में आता है। उसके बाद में आप पेमेंट करवाते हैं अपने कस्टमर से, उसके बाद में कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है, और उसके बाद में अगर सब सही रहता है, अंडरराइटिंग में क्लियर होती है, तब जाके पॉलिसी इशू होती है। तो कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगता है टर्म इंश्योरेंस करवाने में, अंटिल अनलेस आपकी एज ऐसी है कि 18 से 30 साल के बीच में आप, और आप अच्छा पैसा कमाते हैं, 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो इन सारे केसेस के अंदर इंस्टेंट पॉलिसी भी रिलीज हो सकती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो मेडिकल नहीं करवाएगी, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर 7 से 10 दिन का पीरियड लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो टेलीमेडिकल का मैं आपको बता रहा था वो है कि कितना बेसिकली किस एज ग्रुप में कौन सी कंपनी कितना टेलीमेडिकल अलाउ करती है। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि 1 से 1.5 करोड़ तक का अलाउ करती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है सरोगेट्स। सरोगेट्स क्या होते हैं? सरोगेट्स जैसे लोन के अंदर सरोगेट होता है इनकम के लिए, ठीक है, या फिर आपका सिविल का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तब, ठीक है। इस टाइप की बहुत सारे क्राइटेरियाज मीट करवाने के लिए सरोगेट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी सरोगेट यूज करते हैं हम अगर तो कोई नॉन सैलरीड पर्सन है और उसके पास इनकम नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर वो क्या करे, उसको कैसे टर्म इंश्योरेंस मिलेगा? तो उसका तरीका है सरोगेट्स। तो सरोगेट्स में क्या 6 मेन सरोगेट्स की हम बात कर रहे हैं। एक होता है कार एमआरपी, कि अगर तो जो जिसने अप्लाई किया, जो एप्लीकेंट है, उसके पास कार एग्जिस्ट करती है, तो उस कार की, और फर्स्ट हैंड कार है वो, तो उस कार की जो भी आईडीवी वैल्यू होगी इंश्योरेंस में, उस आईडीवी वैल्यू का दुगुना कर दें तो उतनी उसकी एलिजिबिलिटी कस्टमर की बन जाती है। दूसरा है होम लोन,
होम लोन में जो फॉर्मूला है वो ये है कि होम लोन की जो भी मासिक आपकी जा रही है ईएमआई, तो मान लीजिए मासिक किसी की ईएमआई अगर 20,000 रुपए जा रही है तो 20,000 इंटू 24, तो इस तरीके से होम लोन के भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा है क्रेडिट कार्ड, जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की मंथली लिमिट है, 5 लाख की लिमिट है तो उसका दुगुना, 2 इंटू मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, मंथली क्रेडिट लिमिट। फिर अगर हम म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपकी ईएमआई जा रही है म्यूचुअल फंड एसआईपी की, उस ईएमआई का को 24 से गुना कर दीजिए, जितना अमाउंट आता है वो आपके सरोगेट में काम आता है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट का 50% डायरेक्टली आपके एलिजिबिलिटी की फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं। और बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपका एवरेज मंथली बैलेंस है इंटू 6, मतलब उसको 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 महीने का इंटू एवरेज मंथली बैलेंस, वो जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका कंसिडर किया जाता है। एक चीज नोट कीजिएगा कि जितने भी ये सरोगेट्स हैं, इन सारे सरोगेट्स के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, प्रूफ रिक्वायर्ड होंगे इन सारे सरोगेट्स के, ठीक है। तो अब एक चीज और नोटिस कीजिए, आप अपने कस्टमर को बताएंगे ये बात कि जो सरोगेट्स हैं वो स्टैंड अलोन नहीं ले सकते हैं। स्टैंड अलोन कोई सरोगेट नहीं होता है। सरोगेट हमेशा एक प्राइमरी इनकम के साथ होता है। अगर आपकी इनकम पूरी नहीं पड़ रही है, मान लीजिए आपकी इनकम है 3 लाख, ठीक है, तो 3 लाख इंटू आपका फैक्टर लग रहा है मान लीजिए 20 का, तो आपका 60 लाख का सम एश्योर हो रहा है, पर आपको 1 करोड़ का लेना है, तो क्या करेंगे? तो वो 60 लाख से 1 करोड़ पे कैसे जाएंगे? ये इनकम दिखा के जाएंगे। तो सरोगेट इनकम किसी इनकम के साथ में लगती है, अर्नड इनकम के साथ में लगती है। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली सरोगेट के बेसिस पे टर्म इंश्योरेंस मिल जाए, वो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। टर्म इंश्योरेंस को रेफर कैसे करेंगे कस्टमर को? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किन लोगों को रेफर करना है, ठीक है, कि जो ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिसके अंदर एक बंदा केवल कमा रहा है पैसे, तो आप उसको समझाएंगे कि आपकी डेथ के बाद में आपकी फैमिली का क्या होगा, तो वो बंदा लेने में इंटरेस्टेड होगा। अगर किसी ने बहुत बड़ा लोन ले रखा है तो उसको समझाएंगे कि ये लोन को प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ले ले, ठीक है। एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर को अगर कोई किसी की फैक्ट्री है तो उसको समझाएंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए टर्म इंश्योरेंस ले ले ताकि लीगल लायबिलिटी से बच पाए। तो ये सब चीजें हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस क्यों लें, ठीक है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है। और ये खाली टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी यही फॉर्मूला काम करेगा और आपका हर इंश्योरेंस में यही फॉर्मूला काम करेगा। सबसे पहले आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है, कस्टमर की पॉलिसी प्रोफाइल को समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एज, उम्र, लोकेशन, एजुकेशन और इनकम, इन सबको समझना है और फिर डिसाइड करना है कि आपके कस्टमर को जो बेसिकली आपके कस्टमर के लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी हो सकती है। और फिर आपको कस्टमर को बताना है और बता के आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। आपको कस्टमर का ट्रस्ट अपने 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 अंदर लेना है। और ट्रस्ट एक बार आ गया तो फिर आपको उसको इंगेज करके रखना है और फिर उससे बेसिकली पेमेंट करवाना है, क्लोज करना है उसको। और उसके लिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है कि कैसे टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके लिया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता है, साथ ही साथ हर एक दिन जब हम टर्म इंश्योरेंस के बिना जी रहे हैं, एक पोटेंशियल रिस्क हमारी जिंदगी को, हर एक दिन जो हम बिना टर्म इंश्योरेंस के काट रहे हैं, एक पोटेंशियल रिस्क हमारी जिंदगी को कि अगर मैं आज मर गया तो मेरी फैमिली का क्या। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको अपने कस्टमर को दिमाग में डालना है या फिर कस्टमर को दिमाग में समझाना है कि अगर तुम आज मर गए तो क्या होगा। मुद्दा वही है, टर्म इंश्योरेंस का पूरा मुद्दा वही है। अगर आज मर गए तो क्या होगा, क्या तुम प्रोटेक्टेड हो। कल मर गए परसों मर गए की बात ही नहीं है, आज मर गए तो क्या होगा। कल टर्म इंश्योरेंस लेंगे बहुत ही अच्छी बात है, पर आज मर गए तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कंपनीज को आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज देख सकते हैं, किसका प्रीमियम कम आता है वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक प्रीमियम का चार्ट बनाया, तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम प्रीमियम मैक्स का आता है। आईसीआईसीआई का प्रीमियम बहुत ज्यादा जाता है, पर आईसीआईसीआई के अंदर टर्मिनल जो इलनेस होती है वो ऑलरेडी कवर्ड होती है। एचडीएफसी का प्रीमियम भी कंपेरेबल रेंज में है, बजाज का भी कंपेरेबल रेंज में है, पीएनबी मेटलाइफ का मैक्स लाइफ के कंपेरेबल रेंज में है। क्या पिच करना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्योर लाइफ कवर पिच करना चाहिए क्योंकि वो सस्ता होता है। फिर अगर कस्टमर को है कि भाई मेरे को और एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए, तो आप वेवर ऑफ प्रीमियम पिच कीजिए, या फिर एक्सीडेंट के केस में डेथ में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो पिच कीजिए, या क्रिटिकल इलनेस की अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली में, इसीलिए कस्टमर को जानना जरूरी भी है। आप देख रहे हैं, तो कस्टमर को जानिए, ये देखिए कि कहीं कस्टमर की फैमिली में, हिस्ट्री में, ठीक है, लीनियज में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर के कोई कैंसर या इस टाइप की कोई क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली को, उनके पूर्वजों को, उनके जो क्लाइंट है उसके पिताजी को, उसकी माताजी को, उसके दादाजी को कभी हुआ तो नहीं है। अगर हुआ है तो फिर आपको सजेस्ट करना चाहिए कि भाई आप क्रिटिकल इलनेस का कवर भी लीजिए।
फिर इनकम रिप्लेसमेंट, अगर कोई पर्सन बोलता है कि यार नहीं मेरे को तो एक साथ लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है, मेरी फैमिली को थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिलते रहे। और फाइनली कि कवर इंक्रीज करवाना है, कि आपको कितना कवर चाहिए नहीं चाहिए, कवर पे एकदम एंड में आइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस हमने कवर कर लिया है। अब क्विकली हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की। तो मैं 30 सेकंड का ब्रेक लूंगा ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें, सोच सकें, ठीक है। 30 सेकंड में हम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि हमारी टीम आपको आंसर करेगी। आई होप कि चीजें बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको समझ में आ रही हैं, और आप अकॉर्डिंगली ये केवल आपके जानने वाली चीज नहीं है, आपके समझने की चीज नहीं है, ये साथ ही साथ आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं कस्टमर को समझाने के लिए, कस्टमर को ये रियलाइज करवाने के लिए टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है लाइफ में। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। अब देखिए इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर तो आप एक अमाउंट प्रीमियम पे करते हैं और उसके बदले में आपकी डेथ के केस में आपके नॉमिनी को या फिर डिपेंडेंट को पैसे मिल जाते हैं। सॉरी, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के अंदर आपका जो पैसा है उस पैसे पे आपका कुछ पैसा बनता भी है। तो ना केवल आपको डेथ बेनिफिट मिलता है पर आपका पैसा भी बनता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एक क्वेश्चन भी आया था अभी रिसेंटली कि लोगों को कैसे समझाया जाए कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जो है वो सेविंग भी है। तो ये जो क्वेश्चन आया था बीच में अभी, उस क्वेश्चन का आंसर है कि जी हाँ, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग, जो इंश्योरेंस है वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो सेविंग भी हो सकती है। पर टर्म इंश्योरेंस सेविंग नहीं है, टर्म इंश्योरेंस प्योरली इंश्योरेंस है। पर जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो इंश्योरेंस भी है, साथ साथ में सेविंग भी है। उसका फायदा क्या होता है कि एक तो डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, इनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही साथ आप अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट कर पाते हैं और उस पर रिटर्न ले पाते हैं। तीसरी चीज कि ये जो पॉलिसी होती है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान, इस पे आपको लोन भी मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर तो आप बेसिकली एप्लीकेबल है आपकी पॉलिसी, ठीक है, तो आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है। किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, तो हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस में एक टर्म होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में किस किस टाइप के प्लान्स होते हैं, यूलिप्स, पेंशन प्लान, गारंटीड रिटर्न। यूलिप्स क्या होते हैं, यूलिप्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक मिक्सचर होता है, जिसके अंदर आपको आपका जो पैसा है, एक मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का टोटल प्रीमियम दिया, तो उस 10 लाख में से 3 से 4 लाख रुपए आपका इंश्योरेंस करने में जाएंगे और बाकी बचे हुए 5 से 6 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे आगे, जो कि इंश्योरेंस कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी और उस पर जो रिटर्न जनरेट होगा उस रिटर्न के हिसाब से आपको भी एक रिटर्न मिलेगा। पेंशन प्लान क्या होती है, पेंशन प्लान के अंदर आप जब रिटायर हो जाएंगे तो उस रिटायरमेंट पे आपको बेसिकली एक उसके बाद में एक रेगुलर इनकम की फॉर्म में, एरियर की फॉर्म में आपको पैसे आते रहेंगे, जो कि पैसे आपने पहले इन्वेस्ट किया। गारंटीड रिटर्न क्या होता है, गारंटीड रिटर्न यूलिप की तरह ही होता है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का मिक्स होता है, पर इसके अंदर जो आपके रिटर्न्स है वो गारंटीड होते हैं। यूलिप के अंदर गारंटीड नहीं है, वो मार्केट सब्जेक्ट, मार्केट रिस्क, मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से चलता है, वहां पर रिस्क है। गारंटीड रिटर्न के अंदर एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है आपको कि आप इतने पैसे हमें दीजिए 10 साल तक, उसके बाद में 10 साल तक हम आपको इतने पैसे वापस दे देंगे। तो सबसे जो आसान होता है कस्टमर को बेचना, वो होता है गारंटीड रिटर्न। तो इसलिए हम फोकस करेंगे गारंटीड रिटर्न पे। हम यूलिप की बात नहीं करेंगे, पेंशन प्लान की बात नहीं करेंगे, गारंटीड रिटर्न की बात करेंगे। गारंटीड रिटर्न के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कि एक तो आपको गारंटीड बेनिफिट मिलता है 140% से लेकर 400% तक बेनिफिट मिल जाता है, अलग अलग पॉलिसी पे डिपेंड करता है। दूसरा, टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप गारंटीड के अंदर एक लमसम अमाउंट ले लें या फिर एक रेगुलर इनकम की फॉर्म में आप बाद में लें इसको,
या लाइफ लॉन्ग इनकम के फॉर्म में ले या लॉन्ग टर्म इनकम के फॉर्म में। ये चीजें हैं क्या, इसके बारे में बात करेंगे शॉर्टली। फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स होती हैं कि पेमेंट टर्म्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, ठीक है। और ऑप्शनल राइडर्स होते हैं। ऑप्शनल राइडर्स का मतलब क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस, ये सब आप कवर करवा सकते हैं। अब ये जो चारों प्लान्स हैं गारंटीड इनकम में, गारंटीड इनकम के अंदर भी 4 प्लान्स हैं, गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम और लॉन्ग टर्म इनकम। इसमें डिफरेंस क्या होता है आप देख सकते हैं कि पॉलिसी टर्म का डिफरेंस होता है, पेमेंट टर्म का डिफरेंस होता है। जो ऑप्शन अवेलेबल है गारंटीड मैच्योरिटी के अंदर वो 5, 6, 10 साल का है, ठीक है। गारंटीड इनकम के अंदर पेमेंट टर्म 10 से 12 साल, ठीक है। लाइफ लॉन्ग में 5 साल 10 साल और लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल। और इसका जो आउटपुट है कि पॉलिसी टर्म कितने की होगी, वो तो 10, 12, 20 साल की होगी मैच्योरिटी, गारंटीड मैच्योरिटी के अंदर, ठीक है। गारंटीड मैच्योरिटी होता क्या है कि जैसे ही आपकी डेथ होती है, ठीक है, या फिर आपकी पॉलिसी खत्म होती है, तो डेथ में डेथ बेनिफिट मिल ही जाएगा, पर जैसे ही आपकी पॉलिसी खत्म होती है उसके बाद में एक लमसम अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, पूरा एक लमसम अमाउंट। गारंटीड इनकम में क्या है कि जो भी आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होती है, ठीक है, तो उसके बाद में 1 साल के बाद से हर साल आपको कुछ पैसे आते रहेंगे, जब तक कि एक फिक्स पीरियड के लिए, जितना कि आपका बेसिकली पॉलिसी पीरियड था 10 साल का था, तो अगले 10 साल तक आपको कुछ पैसे आते रहेंगे। लाइफ लॉन्ग इनकम में क्या है, लाइफ लॉन्ग इनकम के अंदर 99 साल के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आपको कुछ पैसे डिवाइड होके आते रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में क्या है कि जब भी आपकी पॉलिसी खत्म होती है उसके बाद में 36 साल तक, ठीक है, आपको कुछ पैसे आते रहेंगे। तो डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट है कि आपको पैसे किस फॉर्म में आएंगे, बस उसी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम ही। गारंटीड इनकम है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबल कौन है ये हम देख लेते हैं गारंटीड इनकम के लिए। तो अगर हम देखें तो एंट्री एज पे रेस्ट्रिक्शन है। एंट्री एज गारंटीड इनकम में 5 साल की गारंटीड, हाँ सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि एंट्री एज, ठीक है, बहुत ही वेरिड है, ठीक है। तो 5 साल, मतलब 5 साल 5 साल, 50 साल 5 साल, और मैक्सिमम एंट्री एज जो है, ठीक है, वो सब में 60 साल की है। मेच्योरिटी एज जो होती है, मेच्योरिटी एज का मतलब क्या है कि एक मेच्योर, जैसे पॉलिसी पीरियड कब खत्म हो जाएगा, कब तक पैसे मिलते रहेंगे, वो मेच्योरिटी एज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पर कब आपका पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगा, दैट इज योर मेच्योरिटी एज। वो मिनिमम 18 साल हो सकती है, मैक्सिमम 73 साल हो सकती है, 73 ईयर्स हो सकती है। मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम में कितनी चाहिए होगी, तो अगर आप देखें सारे ही ऑप्शंस के अंदर कम से कम 30,000 तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो सम एश्योर करवाएंगे वो इसी हिसाब से जाएगा कि कम से कम 30,000 तो आप सालाना दे रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम सर आपको जितना करवाना है, आपको जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो उतना आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उस पर। राइडर्स ऑब्वियसली अंडर राइटिंग में जाएगा। राइडर्स जो है ये मैंने बताया कि एक तो एक्सीडेंटल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट का राइडर है और एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर है, तो ये राइडर्स अवेलेबल है। ये प्लान वर्क कैसे करता है बहुत ही शॉर्टली आपको बताता हूं मैं। तो जैसे कि एक मैं गारंटीड, जो हम 4 प्लान डिस्कस किए थे, इसमें गारंटीड इनकम प्लान को लेता हूं, गारंटीड इनकम प्लान को, और उसमें भी 12 साल की पॉलिसी अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉरी 10 साल की पॉलिसी अपन डिस्कस करते हैं, 10 साल वाली पॉलिसी, 10 साल पेमेंट टर्म्स, 11 साल पॉलिसी टर्म। इसका मतलब क्या है, आपने, आपके क्लाइंट ने पॉलिसी ली, तो पहले साल से लेकर 9 साल तक कंटिन्यूअसली, ठीक है, 10 ट्रांजेक्शन वो करेगा। एक अमाउंट के उसने सेलेक्ट किया 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, तो हर साल 40 से 50,000 रुपए का वो ट्रांजेक्शन करेगा 9 साल तक। फिर 1 साल का गैप आएगा 10वें साल का, ठीक है। तो ये 10वें साल तक का गैप आएगा तो वो पॉलिसी टर्म में इंक्लूडेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि 11 साल का पॉलिसी टर्म हो गया। ये 11 साल का पॉलिसी टर्म, ये जो एज मैंने बताई थी, इस एज से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में 11वें साल के बाद से, ठीक है, हर 11वें साल से लेकर 21वें साल तक, अगले 10 साल तक जो आपकी इनकम है, ठीक है, वो इनकम आपकी बढ़ जाएगी और हर साल आपको पैसा वापस मिलेगा। तो मान लीजिए पहले साल में आपने 50,000 रुपए दिए, तो 11वें साल में वो 50,000 रुपए बढ़ के कुछ और अमाउंट बन जाएगा और वो अमाउंट आपको वापस मिलेगा। वो अमाउंट कितना होगा, तो वो अमाउंट तकरीबन 50,000 का आपका बढ़ के 90,000 तक हो जाता है, 95,000 तक हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो नीचे आप एक टेबल देख रहे हैं, उस टेबल में आप देखिए, अगर आपने 10 साल की पॉलिसी करवाई है और आपकी उम्र 5 साल से 50 साल के बीच में है, तो वहां पे
आपका जो प्रीमियम आपने दिया, मान लीजिए 100 रुपए दिया, 100 रुपए प्रीमियम आपने दिया पहले साल में, तो वो 11वें साल में जब आपको वापस मिल रहा होगा तो वो 100 रुपए का प्रीमियम नहीं मिल रहा होगा आपको वापस, आपको मिल रहा होगा 188 रुपए, 80 मतलब 188% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, एक आपको 188 रुपए वापस मिलेंगे, मतलब 88 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टेबल आप देख सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल सकता है वो लिखा हुआ है। डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि जितना आपका एनुअलाइज प्रीमियम है या तो उसका 10 गुना कर दीजिए, या जितना आपने टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 105% ले लीजिए, या आपने जितना प्रीमियम पे कर दिया है उसमें 5% का इंटरेस्ट रेट कंपाउंड कर लीजिए एनुअली। ठीक है, या फिर जितना आपने सम एश्योर करवाया है, गारंटीड सम एश्योर्ड, मैच्योरिटी पीरियड तक कितना जाएगा वो अमाउंट ले लीजिए, इसमें से जो बड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा डेथ बेनिफिट के फॉर्म में। पर तो ठीक है, ये आई थिंक मेरी तरफ से इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में ग्रोमो के साथ कैसे कमा सकते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं इन चीजों के बारे में कि ग्रोमो के पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपकी ट्रेनिंग करते हैं हम, टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट है, ऐप है जहां पे आप ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सीआरएम की तरह यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, बेनिफिट क्या है ग्रोमो के साथ काम करने के लिए, अच्छे इंसेंटिव हैं, पे आउट टर्म्स हैं। ठीक है, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, कोई सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए, कैसे आप कस्टमर्स लेके आए, मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज, मैं फिर से आपके लिए आइटरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताइए। आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कल मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि किसी को इंश्योरेंस चाहिए तो मेरे को बताना। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास 7 इनबाउंड क्वेरीज आई जहां पे मेरे को अलग अलग लोगों ने, जिनसे मेरी बात भी नहीं होती है, ठीक है, या फिर बहुत ही कम बात होती है, उन लोगों ने भी मेरे को आके बोला कि हाँ मेरी हेल्प कर दो, मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। तो केवल एक व्हाट्सएप स्टेटस से अगर इतना फर्क पड़ता है तो आप सोचिए कि बाकी सारी एक्टिविटीज आप डिटेल में जाके लोगों को बताएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से कितना फर्क पड़ेगा। ट्रस्ट मी, इंश्योरेंस में अगर आपको एक सक्सेसफुल एजेंट बनना है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रेफरल से लेके आ रहे हैं, आप अच्छी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं और उस कस्टमर से 6 से 7 रेफरल मांग रहे हैं और उन रेफरल को अप्रोच करके आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज बेच रहे हैं। फिर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को टच कीजिए और नए कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे। 2 तरीके हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। जैसे मैंने बताया, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाइए, ठीक है, कंटेंट शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप्स में एंगेज कीजिए लोगों को, ब्रॉडकास्ट कीजिए। ऐसे ही फेसबुक पे आप पोस्ट कीजिए, कंटेंट शेयर कीजिए, बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उन ग्रुप्स में बेझिझक आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, और ये सब करने से आपको कस्टमर्स डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास डेटा सेट है तो आप कस्टमर्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं बल्क में, ताकि कस्टमर को इंटरेस्ट हो तो कस्टमर अपने आप बता दे। इसके अलावा जो लोग थोड़े टेक से भी हैं वो अपना मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी एक छोटी सी, बेसिकली हम आने वाले टाइम में तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे आपकी, कि हर जीपी की एक वेबसाइट बनवा पाए। जो हमारे प्रीमियम जीपीज हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनकी वेबसाइट बनाए। बट अभी भी आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं, एसईओ एसईएम कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने एंड से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने के लिए।